So today we have to start with a new topic and that is calorimetry, one of the very important topic. ICSE काउंसिल की अगर बात करें तो ये कभी भी 13-14 मार्क्स से कम तो पूछा ही नहीं गया है. So what is calorimetry? Calorimetry is the branch of physics that deals with the measurement of heat, that is called as calorimetry. And in this calorimetry we have to start with temperature. So what is temperature? Degree of hotness or coldness is defined as temperature. Degree of hotness or coldness is defined as temperature. And how you feel the body is hot and how you feel the body is cold means what scientific process take place. कैसे महसूस होता है हमें कि ये ठंडा है या गर्म है. देखिए, हम किसी बॉडी को अगर टच करते हैं और उसको टच करने से उस बॉडी से एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, देन वी विल फील हॉट. जैसे हमने गर्म तवे के ऊपर हाथ रख दिया तो तवे का टेम्परेचर है मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली. 90 हायर पे है और 37 लोअर पे है, तो 90 से एनर्जी फ्लो करेगी और हमको मिलेगी. मीन्स द एनर्जी इज कमिंग टू आवर बॉडी एंड दैट इज वाई वी विल फील हॉट. ऑन द अदर हैंड, अगर हमने आइस के स्लैब के ऊपर हाथ रख दिया, हमने बर्फ की सिल्ली पे हाथ रख दिया, तो बर्फ की सिल्ली पे अगर हम हाथ रखते हैं तो आइस के स्लैब का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और हमारा टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे टेम्परेचर की अगर बात करें तो ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी से एनर्जी किसको मिलेगा, आइस के स्लैब को मिलेगा. तो एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम आवर बॉडी, बॉडी से एनर्जी निकल रही है. जब बॉडी से एनर्जी निकलेगी तो ठंडा महसूस होगा, जब बॉडी में एनर्जी आएगी तो गर्म महसूस होगा. ये है कब हम ठंडा गर्म कैसे महसूस करते हैं. अब जहाँ तक हीट की बात है तो हीट इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी सिंपली मीन्स वर्क. सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ वर्क दैट विल सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी. तो वर्क की या एनर्जी की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी, जूल. तो हीट की एक यूनिट तो जूल हो ही सकती है. इसके अलावा और यूनिट क्या होती है देखिए, तो इसकी अगली यूनिट है कैलोरी. सपोज वी वांट टू डिफाइन 1 कैलोरी. 1 calorie. So 1 calorie is the total amount of energy required to raise the temperature of unit mass of water by 1 degree Celsius. Unit mass means 1. अगर MKS सिस्टम है तो 1 kg और अगर CGS है तो 1 ग्राम. 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे ही 1 कैलोरी कहा जाता है. जैसे हमारे पास 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है, हम चाहते हैं उसको 13 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो अगर मान लीजिए x जूल्स ऑफ एनर्जी से काम हो जाता है, सो दिस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी. तो ये है आपकी 1 कैलोरी की डेफिनेशन. इसको और ऑथेंटिक अगर आप करना चाहें तो इसमें एक लाइन और ऐड करिए कि 1 calorie is the total amount of energy required to raise the temperature of unit mass of water by 1 degree Celsius, provided the rise in temperature is from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius and onwards. होता क्या है, नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था कि अगर x जूल्स ऑफ एनर्जी से 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 13 to 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसी x जूल्स ऑफ एनर्जी से यही 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 14 से 15 या 16 से 17 भी होना चाहिए था. लेकिन होता यह है कि बिकॉज ऑफ द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, आपने पढ़ा था क्लास 9th में कि इसका जो बिहेवियर होता है वो एबनॉर्मल होता है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत स्लाइट सा रहता है. कहाँ तक, 14.5 तक. मतलब क्या है, हो सकता है कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को आप 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहते हैं और इसके लिए आपको जो एनर्जी यूज हुई वो हुई वाई जूल्स ऑफ एनर्जी. तो होना ये चाहिए था कि इसी वाई जूल्स ऑफ एनर्जी से ये 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस राइज करना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है. स्लाइटली फर्क हो जाता है, हो सकता है वाई 0.001 जूल्स ऑफ एनर्जी लग जाए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है कहाँ तक होता है, 14.5 तक होता है. 14.5 के बाद ऐसा नहीं होगा. मतलब अगर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस आप करना चाहते हैं और वाई जूल्स ऑफ एनर्जी से होता है, तो अब आगे एक होमोजीनियस रहेगा. मतलब इसी वाई जूल्स ऑफ एनर्जी से यही 1 किलोग्राम ऑफ वाटर 16 से 17 भी होगा,
28 से 29 भी होगा और 79 से 80 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा। हर बार सेम एनर्जी, हर बार सेम मास। तो इसको और अथेंटिक करने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि प्रोवाइडेड द राइज इन टेम्परेचर इज फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑनवर्ड्स। बाकी इतना कोई खास बात इसमें ऐसा नहीं है। तो ये है 1 कैलोरी। अब कैलोरी भी हीट का यूनिट है और वर्क या एनर्जी या हीट उसका भी यूनिट जूल है। तो दोनों का यूनिट क्या है, दोनों क्वांटिटी सेम है, मतलब कैलोरी भी हीट का यूनिट है और जूल भी हीट का यूनिट है। तो अब दोनों चूंकि सेम है तो इसमें कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो वो रिलेशनशिप ये है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल। तो ये जो है आपका रिलेशनशिप है दोनों यूनिट्स के बीच में। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपने जूल में कैलकुलेट किया और वो कैलोरी में पूछे तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये है आपका 1 कैलोरी एंड रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. हीट कैपेसिटी देखिए, हीट कैपेसिटी इज क्यू अपॉन थीटा। कुछ एक बुक्स में हो सकता है ये क्यू अपॉन टी गिवन हो या हो सकता है क्यू अपॉन डेल्टा टी गिवन हो। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। क्यू stands for total heat या total energy and theta or T it stands for rise in temperature. Delta means it stands for a small change, बाकी ये rise in temperature ही होता है। तो कुछ भी मिल सकता है। तो Q total heat supplied और theta rise in temperature है। अगर rise in temperature 1 हो तो आप देख सकते हैं heat capacity total amount of energy के बराबर है। So it is the total amount of energy required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius is defined as heat capacity. तो heat capacity क्या है? Heat capacity is the total amount of energy required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. किसी भी substance को 1 degree Celsius से rise करने के लिए जितना amount of energy required है उसे ही heat capacity कहा जाएगा। क्यों? heat के लिए है joule, rise in temperature, so joule per degree Celsius. थीटा राइज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है। सो जूल पर डिग्री सेल्सियस विल बी द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। आप इसको जूल पर केल्विन भी कह सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि 1 कैलिब्रेशन ऑफ डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 1 कैलिब्रेशन ऑफ केल्विन। तो ये आपका हो गया हीट कैपेसिटी एंड इट्स यूनिट। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की तो क्या होगा? देखिए जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें हीट कैपेसिटी तो पूरी तरीके से है ही है, खाली बस एक नया टर्म आगे इसमें आ गया स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी तो रहेगा ही रहेगा कि वो अपॉन थीटा तो इसमें है ही है। स्पेसिफिकेशन किसका है ये समझने वाली बात है। स्पेसिफिकेशन है मास का। हीट कैपेसिटी में मास का कोई बार नहीं था, मास का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था। जैसे हमारे पास एक कॉपर ब्लॉक है 2 kg का, हम इसको 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना चाहते हैं 13 to 14 तो कुछ एनर्जी यूज होगी। अब वही कॉपर ब्लॉक आपके पास है लेकिन वो 2 kg का नहीं, वो 200 ग्राम का है, तो आपका मास कम है तो कम एनर्जी से काम चल जाएगा। हो सकता है किसी के पास 20 kg हो। तो मास कुछ भी हो सकता है। अगर मास वेरी कर रहा है, भले हम 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना चाहते हैं लेकिन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी कर जाएगा। तो वहां पे स्पेसिफिकेशन नहीं था। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या है? स्पेसिफिकेशन मास का है। मास मस्ट बी यूनिट। मास को क्या करना है? यूनिट। तो मास को यूनिट करने के लिए हमेशा उसी बॉडी के मास से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 5 kg का कुछ है, हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 हो जाएगा। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 से डिवाइड कर दिया 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर m है तो हमने m से डिवाइड कर दिया तो मास हो जाएगा यूनिट m इंटू थीटा। अब देखिए क्या होगा, Q टोटल एनर्जी, m मास एंड थीटा राइज इन टेम्परेचर। सो अगर मास 1 हो, mass is unit, rise in temperature is 1, then total amount of energy required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius is defined as specific heat capacity. हमारे पास जो मास है वो यूनिट हो, राइज इन टेम्परेचर यूनिट हो,
यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। तो डेफिनेशन ये हो गई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं। C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन M इंटू थीटा। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू थीटा। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जूल, Q के लिए एनर्जी के लिए जूल, मास के लिए kg और थीटा राइज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस और जूल पर केजी केल्विन जो मन कहे लिख सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब आप देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला तो आपको मिल गया। अब यहाँ से दो और चीजें निकल के आती हैं। पहला, m और थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू एम सी थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टॉपिक के लिए। This is the formula for the total heat required or total heat supplied. Q is equal to mc theta. जैसे क्वेश्चन आता है कि कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, तो मास कितना हो गया 2 kg, having specific heat capacity 0.42 and we want to raise the temperature from 30 to 35 डिग्री सेल्सियस। 30 से 35 जाना है तो राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ 5 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि 2 किलोग्राम के कॉपर ब्लॉक को जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.42 है उसको 30 से 35 करना चाहते हैं, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से राइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना लगेगा। तो Q इज इक्वल टू MC थीटा, मास की जगह पे 2, C की जगह पे 0.42 और थीटा की जगह पे 5। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल बी गेटिंग Q दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना लगेगा। तो एक फॉर्मूला तो ये आपको एकदम याद रखना है, Q इज इक्वल टू MC थीटा। अब यहीं से देखिए दूसरा एक रिलेशनशिप क्या हो सकता है, m को मल्टीप्लाई कर दिए इधर से तो जाएगा C इंटू एम और बचेगा यहां से Q अपॉन थीटा, Q अपॉन थीटा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और Q अपॉन थीटा क्या है, हीट कैपेसिटी है। तो ये कई बार पूछा भी गया है थ्योरेटिकली कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। अगर कभी ऐसा आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू थीटा और फिर ये लिख देंगे और लिख देंगे कि C की जगह पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास गिव्स हीट कैपेसिटी। सो दिस इज द रिलेशनशिप। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपसे हीट कैपेसिटी पूछ रहा है। नॉर्मली हीट कैपेसिटी पूछता है तो हर बच्चा Q और थीटा ढूंढता है, ना Q गिवन है ना थीटा गिवन है, गिवन है M एंड C। तो आप समझ जाइए कि M इंटू सी या C इंटू एम भी Q अपॉन थीटा होता है, तो आप M इंटू सी निकाल देंगे, वो भी हीट कैपेसिटी ही होगा। तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर एक दो सिंपल क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं वो भी देखें। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल्स हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा है Q अपॉन थीटा होता है, जहां Q क्या है, टोटल हीट या टोटल एनर्जी। तो रिक्वायर्स 5000 जूल, ये गिवन है 5000 जूल, और यहां से गिवन है राइज इन टेम्परेचर 10। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 500 जूल पर डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी द आंसर। 500 जूल पर डिग्री सेल्सियस विल बी द हीट कैपेसिटी ऑफ दिस आयरन बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, an electric heater of power 1000 watt raises the temperature of 5 kg of liquid from 25 to 31 degree Celsius in 2 minutes, calculate the heat capacity। तो पहला पार्ट पूछा है हीट कैपेसिटी। देखिए ये होता है Q अपॉन थीटा, वेर Q इज द टोटल हीट और टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी गिवन नहीं है, लेकिन हाँ हमें मालूम है एनर्जी या वर्क पावर इंटू टाइम होता है। थीटा पावर इंटू टाइम क्यों किया, क्योंकि पावर और टाइम गिवन है। तो पावर की जगह हो जाएगा 1000 और टाइम की जगह हो जाएगा 2 मिनट, उसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टाइम हो गया 2 इंटू 60
अपॉन थीटा 25 से 31 मतलब थीटा है 6। सो यू कैन सिंप्लीफाई, आप 6 टेंजा यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड यू विल बी गेटिंग हीट कैपेसिटी। मैं कैलकुलेशन जनरली नहीं करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आपका कंसर्न है, वो तो कोई बड़ा बात नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग डील, आप आराम से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q अपॉन m इंटू थीटा भी आपको पढ़ाया था मैंने, तो Q तो एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी 1000 इंटू 2 इंटू 60 अपॉन मास कितना है 5 kg, ये गिवन है, और राइज इन टेम्परेचर वही है 25 से 31 दैट इज 6। आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 10 जा 5 2 जा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आएगा दैट इज आंसर। तो ये है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो इसके बाद अब देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जैसे मैं बताया कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमेट्री आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। फिजिक्स का वो ब्रांच जो मेजरमेंट ऑफ हीट को डील करता है दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीमेट्री। एंड व्हाट इज कैलोरीमीटर? Calorimeter is that container in which we are simply going to measure the liquid contained in that container. Calorimeter it's a doubled walled copper container. इसका डायग्राम भी कई बार काउंसिल में पूछा गया है। It's a doubled walled copper container. In between these two walls, some bad conductor of heat is filled so that we can prevent the loss of energy. इसके बीच में कुछ बैड कंडक्टर फिल कर देते हैं, जैसे वूल एटसेट्रा। वूल, वूल क्या होता है? बैड कंडक्टर है। एक थर्मामीटर, थर्मामीटर इसलिए जिससे कि इसके अंदर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। एंड वन स्टेरर, स्टेरर इज नथिंग, इट इज जस्ट टू मेक समथिंग, डंडी समझिए, मतलब कैलोरीमीटर मतलब भगोना, अच्छा ऐसा समझिए बोलचाल की भाषा में। इसको ऐसे ऊपर से ढक दिया जिससे कि ऊपर से हीट लॉस ना हो, और इसके अंदर कुछ अपना लिक्विड है जिसको हमें मेजर करना है। सो दिस कंटेनर इज कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। इसको आपको जब आएगा डायग्राम तो इसको ये कॉपर का है, ये थर्मामीटर है, ये स्टेरर है, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम बहुत बार काउंसिल में पूछा गया है, तो डायग्राम ऑफ कैलोरीमीटर भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा कि बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए जिससे कि आप इसको बना सकें। तो कैलोरीमीटर क्या होता है और कैलोरीमेट्री क्या है हम लोगों ने देख लिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड वी विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। Principle of calorimetry. According to the principle of calorimetry, if no heat is lost to the surroundings, कोई भी heat का loss अगर नहीं हुआ है, then total heat lost by the hot body is always equal to the total heat gained by the cold body. Suppose we have got two bodies A and B, देखिएगा A and B. The mass of A is m1, the mass of B is m2. Specific heat capacity of A is C1 and specific heat capacity of B is C2. Temperature of A is theta 1 and temperature of B is theta 2. Let us assume theta 2 is greater than theta 1. कौन ज़्यादा बड़ा है? theta 2. कौन छोटा है? theta 1. By mixing these two, we will have a resultant temperature से theta. जैसे अगर सपोज कीजिए कि गीज़र खराब हो गया है विंटर्स में और आपको नहाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठंडे पानी से नहाना कितना टफ है आप बेहतर समझ सकते हैं। और ख़ास तौर से दिसंबर के एंड या जैन के फर्स्ट वीक की अगर हम बात करें 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जम जाएगा इंसान। तो आप क्या करते हैं, एक बकेट में ज़्यादा पानी लेते हैं जो शायद 3-4-5 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और एक छोटे भगोने में आप पानी को बहुत गर्म करते हैं 97, 98 या 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक, और उसको उसमें मिक्स कर देते हैं। तो एक रिजल्टेंट मॉडरेट टेम्परेचर हो सकता है 21-22 डिग्री सेल्सियस का मिल जाए। तो जो हायर पे था वो था ये थीटा 2 वाला, मैंने माना है थीटा 2 ग्रेटर, ये 100 वाला था, ये 5 वाला था, और ये रिजल्टेंट क्या हो गया? 21 वाला हो गया। तो जो हायर है ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा और जो लोअर है वो बढ़ जाएगा, और एक रिजल्टेंट टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। तो ये डेटा है बॉडी ए का मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, बॉडी बी का मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, theta 2 is greater than theta 1 and by mixing these two we will have a resultant temperature theta.
सो ऑब्वियसली जो हायर पे है वो लूज करेगा, बी हायर पे है तो बी लूज करेगा, और जो लोअर पे है वो गेन करेगा तो ए गेन करेगा। तो लॉ ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का लॉ करता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के हिसाब से टोटल हीट लॉस बाई बी is always equal to total heat gain by A. So loss by B, मैं टोटल हीट नहीं लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। आपको जब भी लिखना होगा तो आप पूरी लाइन लिखेंगे, क्योंकि आपको नंबर लेना है, मेरे को नंबर नहीं लेना है, मेरे को आपको समझाना है। टोटल हीट लॉस बाई बी इज इक्वल टू टोटल हीट गेन बाई ए। अब टोटल हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी थीटा। तो लॉस बाई बी क्या होगा, मास बी का m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी का c2, लॉस कितना हुआ, तो इन द केस ऑफ लॉस इट्स ओन टेम्परेचर माइनस द रिजल्टेंट टेम्परेचर, दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू टोटल हीट गेन बाई ए। तो टोटल हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी थीटा, मास किसका, ए का, m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, ए का, c1, और गेन कितना हुआ, इन द केस ऑफ गेन रिजल्टेंट माइनस इट्स ओन, मतलब थीटा माइनस थीटा 1। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि 90 डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी है, 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा पानी है, दोनों मिला करके मान लीजिए 25 आ जाता है, तो लॉस कितना होगा, 90 माइनस 25 का लॉस है। तो इन द केस ऑफ लॉस इट्स ओन टेम्परेचर माइनस रिजल्टेंट, यही किया है, ओन माइनस रिजल्टेंट, ओन मतलब थीटा 2, रिजल्टेंट थीटा। इसने गेन कितना किया, इसमें 5 माइनस 25 नहीं होगा, इसमें होगा 25 माइनस 5, मतलब 20 से बढ़ गया है 20 से, मतलब रिजल्टेंट माइनस इट्स ओन। देखिए थीटा रिजल्टेंट माइनस इट्स ओन, थीटा माइनस थीटा 1। तो इन द केस ऑफ लॉस इट्स ओन माइनस रिजल्टेंट, इन द केस ऑफ गेन resultant minus its own. This is the principle of calorimetry, that total heat lost by the hot body is always equal to total heat gained by the cold body. अभी एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। बस आप इतना याद रखेंगे कि if no heat is lost to the surroundings, then total heat lost by the hot body is always equal to the total heat gained by the cold body. अब एक क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर बेस्ड, 200 gram mass of a certain metal at 83 degrees Celsius is immersed in 300 gram of water at 30 degrees Celsius and the final temperature is 33 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of the metal. Assume that the specific heat capacity of the water is 4.2 joule per gram degree Celsius. देखिए दो चीजें हैं, मेटल है और वाटर है। 200 ग्राम मास ऑफ अ सर्टेन मेटल एट 83 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हम देखें पहली चीज क्या है, यह है मेटल, और दूसरा क्या है, वाटर। 200 ग्राम मास ऑफ अ सर्टेन मेटल एट 83 डिग्री सेल्सियस is mixed with 300 gram of water at 30 degree Celsius. Specific heat capacity of water is given 4.2 and the resultant temperature is given 33 degree Celsius. This is the resultant temperature. What we have to find, that is specific heat capacity of the metal, ये हमने मान लिया C। तो क्या होगा, loss by metal is always equal to the gain by water, क्योंकि हायर पे कौन है, मेटल है, लोअर पे कौन है, वाटर है। जो हायर पे होगा वही दे सकता है, तो लूज कौन करेगा, मेटल, और जो लोअर पे है वो लेगा, गेन कौन करेगा, वाटर। तो लिखेंगे आप पूरा लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री total heat loss by metal is equal to total heat gain by water। अब देखिए लॉस बाय मेटल, वही फॉर्मूला एकदम सिंपल, एम सी थीटा, मास के जगह 200, एम की जगह 200, सी की जगह सी, दैट वी हैव टू फाइंड, थीटा की जगह लॉस, इन द केस ऑफ लॉस इट्स ओन माइनस रिजल्टेंट, 83 minus 33, that is equal to gain by the water, again mc theta, mass water का m की जगह 300, c 4.2 and theta in the case of gain resultant minus its own, 33 minus 30, यहाँ से क्या हो जाएगा
200 into C into 83 minus 33 50 is equal to 300 into 4.2 into 3। आपको सब कुछ पता है, नहीं पता है तो सिर्फ C आप यहां से निकालेंगे। C इज इक्वल टू, यह ऐसे ही रहेगा 300 इंटू 4.2 इंटू 3 अपॉन ये, और ये नीचे आ जाएगा 200 इंटू 50। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट के 0 बढ़ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, जो कुछ भी आएगा दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। ये पहला क्वेश्चन था इसके ऊपर बेस्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखें, इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन अगला देखें, वो ज़्यादा इजी है। ये क्वेश्चन देखिए, अ बकेट कंटेन्स 8 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 8 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 2 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज पोर्ड इनटू इट। मतलब क्या हो गया, ये हो गया हॉट वाटर, ये हो गया हॉट वाटर, और ये क्या हो गया, ये हो गया कोल्ड वाटर। कह रहा है कि इसको इसमें पोर्ड कर दिया गया। मतलब जैसे सपोज कीजिए एक कंटेनर में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, आपने गर्म पानी ठंडे में मिला दिया। नेग्लेक्टिंग द हीट एब्जॉर्ब बाय द बकेट, बकेट ने कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब कोई भी लॉस सराउंडिंग्स में नहीं हुआ है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, लेट अस एज्यूम द फाइनल टेम्परेचर इज थीटा, both the things are water, so specific heat capacity will be same। हमने दोनों का specific heat capacity C assume कर लिया, तो obviously hot water lose करेगा और cold water gain करेगा। तो फिर वही लिखा जाएगा according to the principle of calorimetry, total heat loss by hot water is equal to total heat gain by cold water। तो टोटल हीट लॉस बाय द हॉट वाटर mc थीटा, मास किसका, हॉट वाटर का 2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c थीटा, इन द केस ऑफ लॉस इट्स ओन माइनस रिजल्टेंट 80 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू द गेन बाय द कोल्ड वाटर, अगेन mc थीटा, क्योंकि टोटल हीट की बात करता है तो mc थीटा के अलावा क्या ही हो सकता है। मास 8, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c थीटा, गेन है तो थीटा माइनस 20, दिस इज द टोटल हीट गेन। अब आप देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हो जाएगा 160 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 8 थीटा माइनस 160, ये 161 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 320 इज इक्वल टू 2 थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 10 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब इसके पहले वाला भी देख लेते हैं, जो हमने कहा था कि इसके पहले ये देखें, उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो देखिए। ये भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे है, लेकिन हल्का सा समझने वाला है, बहुत स्लाइड सा। क्या कर देखिए, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। What was the initial temperature of the cold water? तो दो चीजें हैं, हॉट वाटर है और कोल्ड वाटर है। तो क्या देखिए, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। बोथ द थिंग्स आर वाटर, so specific heat capacity will be same। We don't know the initial temperature of the cold water. Let us assume the initial temperature of the cold water is theta 1, and even we don't know the resultant temperature. So let us assume the resultant temperature is theta. This is the resultant temperature. जो कुछ given था वो ले लिया, जो नहीं given था वो हमने assume कर लिया। Now very simple, principle of calorimetry ही लगेगा, और according to the principle of calorimetry, total heat lost by the hot body, that is hot water, total heat loss by hot water is equal to total heat gain by cold water। तो
तो टोटल हीट लॉस बाय हॉट वाटर क्या होगा, mc थीटा 300 इंटू सी इंटू 50 माइनस थीटा is equal to gain by the cold water mc theta minus theta 1. In the case of rise, resultant minus its own theta minus theta 1. This is the gain in temperature, rise in temperature, and it is mentioned in the question that cold water rises by 15 degrees Celsius and this is the rise in temperature. So, theta minus theta 1 may be replaced by 15. तो आगे क्या होगा, 300 into c into 50 minus theta is equal to 600 into c into 15, क्योंकि ये राइज इन टेम्परेचर है, थीटा माइनस थीटा 1 हमेशा राइज इन टेम्परेचर होता है और वो गिवन है 15 है तो वैल्यू पुट कर दी, c से c कैंसिल, 300 2 जा 600, यहाँ से आ जाएगा 50 माइनस थीटा इज इक्वल टू 30. So minus theta is equal to minus 20. So theta is equal to 20 degree Celsius. But हमें theta नहीं निकालना था, हमें निकालना था theta 1 because we are simply concerned with the initial temperature of the cold water. अभी हमने पढ़ा था theta minus theta 1. Since theta minus theta 1 is 15. So put the value of theta 20 minus theta 1 is equal to 15 minus theta 1 is equal to minus 5. So theta 1 is 5 degree Celsius. This is the answer. तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जहां पे एक बॉडी लूज कर रही है और दूसरी बॉडी गेन कर रही है. तो आज का लेक्चर बस यहीं तक. अगले लेक्चर में हम लोग इसी प्रिंसिपल को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसमें यह होगा कि लॉस बाय 1 इज इक्वल टू गेन बाय 2 और मोर. थैंक यू.